हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यह हमारा तीसरा पार्ट है इस सिलेबस का। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, रेशे एवं वस्त्र, सजीव निर्जीव पदार्थ के बारे में अब हमें जानना है। बता चुके हैं, सजीव निर्जीव पदार्थ भी बता चुके हैं और सजीवों का वर्गीकरण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं जंतु एवं वनस्पति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। जब हमने सजीवों का वर्गीकरण किया था तो हमने जंतुओं और पौधों में इनको बांटा था। अब देखो, मैं यहाँ एक खास बात बता दूं, इस जो हमारा सिलेबस है ना, इस सिलेबस में द्विजगत प्रणाली जो है, कैरोलस लीनियस ने जो जिस आधार पर बांटा था जंतुओं को, हमें सिर्फ वही पढ़ना है। मीन्स कि हमें 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली, 6 जगत प्रणाली उस पर नहीं जाना। हमें सिर्फ द्विजगत प्रणाली, जिसमें कि सिर्फ जंतु होते थे और पौधे, जिस आधार पर सबसे पहले बांटा गया था, तो उन्हीं के आधार पर हमें पढ़ना है। क्योंकि क्लास 8 तक के लिए पढ़ाना है और जो लेवल है वह तो ग्रेजुएशन किया गया है, लेकिन सिलेबस जो है वह क्लास 8 तक का ही रखा गया है। मतलब सिलेबस वही रहेगा, लेवल उसका हाई जाएगा, तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो सजीवों का जब वर्गीकरण किया गया था तो जंतु और पौधों में बांटा गया था। जंतु और पौधों में बांटा गया तो जंतुओं को सबसे पहले उनके वास स्थान के आधार पर बांटा गया था। क्योंकि देखो, सबसे पहले कौन दिखता है? जो बड़ा बड़ा होता है। सबसे पहले क्या दिखता है? बड़ी चीजें दिखती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिखा था? बड़ी चीजें दिखी। और पृथ्वी पर क्या है? जल है और स्थल है और हवा है, वायु है, मतलब तो यहाँ के बड़े बड़े जीवों को देखा गया। उसके बाद देखा गया कि इन जीवों में खास बातें हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। इन सभी जीवों में 2 ही काम होते हैं, या तो अंडे देंगे या फिर बच्चे पैदा करेंगे। तो फिर इनके आधार पर इनको बांटा गया। फिर देखा गया कि जो अंडे दे रहे हैं, ठीक है, जो जरायुज हैं, मतलब कि जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो तो बड़े वाले हैं, लेकिन जो अंडे दे रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी है। तो उसके आधार पर फिर इन्हें अकशेरुकी और कशेरुकी में बांट दिया गया। फिर देखा गया कि जो कशेरुकी हैं वे तो एक कॉमन है कि सब में कशेरुक दंड है, लेकिन जो अकशेरुकी हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका की बनी हुई हैं। ऐसे भी जंतु हैं जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए हैं। उनमें अंगों का निर्माण भी हुआ है, उत्तकों का निर्माण भी हुआ है, अंग तंत्र भी बना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके शरीर की सारी जीवन की प्रोसेसेज सिर्फ एक सेल के अंदर हो जा रही है। तो इनके आधार पर एक कोशिकी और बहुकोशिकी में बांटा गया। अब आप कभी नहीं भूलोगे ना, जंतुओं के वर्गीकरण का आधार क्या है? वासस्थान, प्रजनन विधि, मेरुदंड और संरचना। यह देखो कैसे बांटा गया था, ये भी मैंने बता दिया। कहाँ से कहाँ तक चले। सबसे पहले हम अगर किसी पेड़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका पूरा पेड़ दिखाई देता है, उसके बाद उसके पत्ते दिखते हैं, उसके बाद उस पर कोई चिड़िया अगर बैठी है तो वो दिखती है, और फिर उस चिड़िया की आंख दिखाई देती है अर्जुन की तरह। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। वर्गीकरण का पहला आधार था वासस्थान, सबसे बड़ा, उसके बाद प्रजनन विधि उससे छोटी, उसके बाद मेरुदंड और उसके बाद संरचना। इसके आधार पर जंतुओं को बांटा गया। ठीक है, तो चलो हम आगे देखते हैं इसके बारे में। अब एनिमल, ये जो जंतु जगत है ना, किंगडम है, जंतु जगत, इनको कोशिकाओं के आधार पर जब बांटा गया, हम अब सबसे छोटे से शुरुआत करने वाले हैं। तो जब कोशिकाओं के आधार पर बांटा गया, संरचना के आधार पर बांटा गया, तो इनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो वे जंतु जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है और उनके जीवन की पूरी प्रक्रिया उस एक कोशिका के अंदर पूरी हो जाती है। कोई भी काम करने का सिस्टम अलग नहीं है, सब कुछ एक कोशिका के अंदर है। और दूसरे वे थे जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जा रही हैं, और उनका जब विकास हो रहा है तो उसमें उत्तक भी बन रहे हैं। कोशिकीय संरचना है, उसके बाद उत्तक बन रहे हैं, उसके बाद अंग बन रहे हैं, और अंगों के बाद अंग तंत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं 2 में बांट दिया गया इन्हें। तो जब सिंगल सेल में बांटा गया, सिंगल सेलुलर, तो उसमें सिर्फ एक ही फाइलम को रखा गया, एक फाइला, और वह फाइला था प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक सेल होती है। अब यहाँ पर
जानने वाली बात क्या है कि प्रोटोजोआ के जितने भी सेल्स होते हैं वे सभी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। पौधों के बारे में वर्गीकरण में हमने जाना था ना कि बैक्टीरिया जो है वह क्या है, उससे जो मोनेरा किंगडम पहले बनाया बाद में बनाया गया, 5 जगत प्रणाली में जो मोनेरा किंगडम बनाया गया उसमें प्रोकैरियोट्स जीव हैं। प्रोकैरियोट्स जिनके कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है वह बहुत पुराना है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स की जो कोशिका होती है वह भले ही एक ही कोशिका होती है, लेकिन उस कोशिका में अलग से एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि मोनेरा के जीव जो है उसमें क्या है, यहाँ पर कहीं पर पड़ा हुआ है डीएनए, लेकिन उसके चारों तरफ कोई भी कवर नहीं है। यह खास बात होती है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं वे सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक। और यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल है, और उनके बॉडी की कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर हमारी कोई गोल गेंद है ना, तो हम उसको चाहे जिधर से भी कट कर सकते हैं ना, एक बराबर ही आएगा वो, चाहे जिधर से भी हम उसे कट कर दें वह क्या होगा, एक बराबर, मतलब हर तरफ का जो भाग होगा एक जैसा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी ऐसे ले लो रेक्टेंगुलर शेप कुछ ले लो, इसे कहीं से भी काटो, एक बार 2 बार आप कर सकते हो, तो एक जैसी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जैसे ट्राइंगल कोई ऐसी चीज है, ठीक है। अब यहाँ से आपने ऊपर से नीचे से काटा तो ठीक है, तो जो पार्ट इधर है वही पार्ट इधर भी आपको मिला, दोनों तरफ मिल गया। लेकिन अगर फिर आप किधर से भी इसको काटो तो क्या एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब भी इसके शीर्ष से और आगे लंब बना के जब हम काटते हैं तो वह क्या होता है, एक जैसा मिलता है, तो इसको हम काट सकते हैं ना। तो यह एक बॉडी सिमेट्री होती है, सममिति कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके आधार पर जीवों को 3 तरह से बांटा गया। एक तो ऐसे जीव जिनके शरीर में कोई भी सममिति नहीं पाई जाती, एक ऐसे जीव जिनमें कि किधर से भी काटो तो वे मतलब 2 बार से अधिक बार में उनको डिवाइड किया जा सकता है, उनको काटा जा सकता है, बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। और एक वे जीव होते हैं जिनको सिर्फ एक ही बार बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इनके आधार पर इनका नाम भी दिया गया। तो ये जो प्रोटोजोआ के जीव हैं वे ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम आपको याद होगा, ठीक है, ये मतलब कुछ रॉ डायग्राम है यूग्लिना का, बिल्कुल रॉ डायग्राम है। इसको अगर आप कहीं से काट दो, ऐसे मान लो हमने काट दिया, तो क्या हुआ, बराबर भाग मिला? नहीं। इसके एक तरफ एक ही कोशिका है, लेकिन इसके एक तरफ कुछ और होगा, इसके दूसरे तरफ कुछ और भाग होंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप पैरामीशियम को काट दो तो यहाँ भी आपको 2 मतलब बिल्कुल ही अलग अलग तरीके के भाग मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से यूग्लिना को काट दो, यूग्लिना तो हमेशा अमीबा तो हमेशा ही अपना शेप चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, तो ऐसे जंतुओं को कहते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। इसमें आते हैं यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक। अच्छा, इसमें एक खास बात जो पूछी जाती है वह है कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। तो देखो, अगर फाइलम का नाम दिया है तो प्रोटोजोआ फाइलम जो है, इस फाइलम के अंतर्गत ही जीव आता है जो जंतु और पौधों के बीच की कड़ी है। और अगर जंतु का नाम दिया है तो फिर यूग्लिना वह जीव है जो पादप समभोजी भी होता है और जंतु समभोजी भी होता है। अब इसका मतलब क्या है होलोजोइक भी होता है और होलोफाइटिक भी होता है। मतलब कि अगर प्रकाश की उपस्थिति मिले तो वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जैसे पौधे बनाते हैं, और अगर प्रकाश की उपस्थिति न हो तो जैसे जंतु दूसरे पर आश्रित होते हैं वैसे यह भी दूसरे पर आश्रित होता है भोजन के लिए। आ गया समझ में? तो चलो अब अगला देखते हैं, मल्टी सेल्यूलर।
मल्टी सेलुलर को जब डिवाइड किया गया तो उसमें कुछ खास बातें देखी गई। सबसे पहला जो डिवीजन हुआ तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ जिनमें कोशिकाएं हैं, उत्तक नहीं बने हुए हैं। उत्तक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं? एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो किसी निश्चित कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब किसी निश्चित काम को करेगा, वह टिश्यू है। लेकिन यहाँ पर टिश्यू का निर्माण नहीं होता। कोशिकाएं तो एक संगठन तो बनता है कोशिकाओं का, लेकिन सब अलग अलग काम करती हैं, मिल के काम नहीं करती। ठीक है, तो इनको कहा गया सेल्यूलर लेवल। उसके बाद जब सभी कोशिकाएं, एक ग्रुप की कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक निश्चित काम को करती हैं तो वे टिश्यू लेवल है। तो कुछ ऐसे भी जीव देखे गए जिनमें टिश्यू लेवल बन चुका था। कुछ देखा गया कि ये टिश्यू विकसित होकर अंगों का निर्माण कर चुके थे और उससे जब विकसित हुआ तो अंग तंत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इनके आधार पर इनको बांटा गया। अब जब सेल्यूलर लेवल पे बांटा गया तो एक फाइलम दिया गया पोरीफेरा। मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है। पोरीफेरा के जितने भी जीव होते हैं मल्टी सेल्यूलर लेवल होते हैं, लेकिन उनमें टिश्यू का निर्माण नहीं होता। वे सब अलग अलग एक ही काम को करेंगे लेकिन अलग अलग करते हैं, सब मिलजुल के नहीं करते, तो इसलिए कहते हैं कि ये सेल्यूलर लेवल है। सॉरी। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल। तो हमने जाना यूनिसेल्युलर कौन है, प्रोटोजोआ। उसके बाद सेलुलर कौन है, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के आगे जितने भी जीव होंगे, पोरीफेरा संघ जो है, फाइलम जो है, उसके आगे के जितने भी जीव हैं उनमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो अगला जीव होता है सिलेंट्रेटा, उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका होता है। उसके बाद दूसरा चीज देखा गया, जो बॉडी सिमेट्री हम देख रहे थे कि प्रोटोजोआ के जीवों में एसिमेट्री होती है, मतलब इनके शरीर में कोई भी सममिति नहीं होती है। किधर से भी अगर इनको हम डिवाइड करने की कोशिश करें इनके शरीर को, तो वे दो अलग अलग प्रकार के भागों में टूटते हैं, मतलब एक जैसा नहीं होता। जैसे अगर हम इंसान के शरीर की बात करें, ठीक है, मान लो अभी इंसान तो नहीं है, तो इंसान को ऊपर से नीचे तक अगर आप डिवाइड करो तो दो बराबर भाग मिलेंगे ना, दोनों तरफ एक एक पैर, एक एक हाथ, एक आंख, एक नाक, मतलब आधी नाक, आधे होठ, ऐसे आधे 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 में आप डिवाइड कर सकते हो ना मनुष्य को। लेकिन ठीक है, सही मैमेलिया के जितने भी जीव हैं आप सबको ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप अमीबा को, मतलब प्रोटोजोअन्स को और पोरीफेरा को ऐसे नहीं कर सकते हो। ओके, तो अब दूसरा देखा गया बॉडी सिमेट्री, कि कुछ में एसिमेट्री है जिनमें कि बिल्कुल आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, कुछ में रेडियल सिमेट्री है, चाहे जितनी बार भी आप कट लगाओ, चाहे जितनी बार कट लगाओ वह एक जैसे ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आया बाइलेटरल। जब और भी विकसित जीव हुए तो उनमें बाइलेटरल आया कि सिर्फ एक कट आप लगा सकते हो और दो बराबर भागों में बांट सकते हो, उसके बाद कट लगाओगे तो आपको एक जैसे भाग नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखा गया एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब जब भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का जब विकास होता है तो वह जो कभी होता है, पहले क्या होता था, जो पुराने जीव हैं, मतलब कि जो पोरीफेरा के हैं, ठीक है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि ये देखो, हम जानते हैं ना कि हमारी जो बाहरी त्वचा होती है इसको क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। डर्म का मतलब होता है त्वचा, ठीक है, और एक्टो का मतलब होता है बाहर वाला और एंडो मतलब अंदर वाला। ठीक है, तो आंतरिक त्वचा और बाह्य त्वचा, इसके बीच में तीसरी कोई त्वचा नहीं होती है। तो इसको जब दो ही त्वचा बनी हो और बीच में मीजोग्लिया हो, मीजोग्लिया का मतलब है कि वह पूरी तरह से विकसित नहीं है, बस एक लेयर है जो पूरी तरह से त्वचा में विकसित नहीं हुआ, त्वचा के रूप में विकसित नहीं हुआ, तो यह होता है डिप्लोब्लास्टिक। और उसके बाद दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक। जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले एंडोडर्म बनेगा, फिर एक्टोडर्म बनेगा और इन दोनों के बीच में बनता है मीजोडर्म। ठीक है, तो यह कहलाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये सभी जीव क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेटा के जीव होते हैं ना, अब देखो हमने कैसे बांटा, मल्टी सेल्यूलर में जब बांटा, सिंगल सेल्यूलर में हमने प्रोटोजोआ को रखा, मल्टी सेल्यूलर में किया तो हमने सेल्यूलर लेवल के फॉर्म में जब देखा तो पोरीफेरा। ठीक है,
उसके बाद के जो जीव थे उनमें सब में टिश्यू का निर्माण होता है। तो पोरीफेरा के बाद अगला जो संघ आता है, फाइलम होता है, वह होता है सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा में बॉडी सिमेट्री जो होती है वह होती है रेडियल। ओके, बॉडी सिमेट्री रेडियल हो गई। और इसके बाद ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछता है कि सिलेंट्रेटा के जीवों में बॉडी सिमेट्री कैसी पाई जाती है, या ये पूछता है किन जीवों में रेडियल बॉडी सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो जो सिलेंट्रेटा है उसमें रेडियल बॉडी सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद अगर एम्ब्रियोनिक लेयर भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किन जीवों में डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, भ्रूणीय अवस्था में डिप्लोब्लास्टिक किसमें होता है और किसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो देख लो यह जो डिप्लोब्लास्टिक है ना, यह होता है इसी में सिलेंट्रेटा में। ठीक, तो अब सिलेंट्रेटा के बारे में आप क्या क्या जान गए। सिलेंट्रेटा का बॉडी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वह टिश्यू लेवल का होता है। ठीक है, इसकी बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है। इसका एम्ब्रियोनिक लेयर जो होता है वह होता है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसके सेल्यूलर लेवल में 2 ही लेवल पाए जाते हैं, सेल्यूलर लेवल। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें तो इनमें देखो, उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी कैविटी की। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जब बॉडी हो जाती है उसके बाद हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सीलोम पाया जाता है। ठीक है, सीलोम क्या होता है कि गुहा, जैसे कि ऐसे समझो यहाँ पर है एक्टोडर्म बाहर वाला, अंदर क्या है एंडोडर्म है, और एंडोडर्म एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ये रहा मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में यहाँ पर आप जो देख रहे हो खाली स्पेस जो देख रहे हो, यह स्पेस कहलाता है सीलोम। ठीक है, यह सब में नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सीलोम पाया ही नहीं जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बाद भी अभी इसमें सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई भी गुहा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। गुहा का मतलब एक स्पेस, एक जगह, उसका कोई फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ। और यहाँ देखो, यहाँ पर फॉर्मेशन लग रहा है ना कि यहाँ पर बीच में फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ पर कोई भी सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो 3 तरह के जीव हो गए। एक तो वे जिनमें सीलोम का मतलब कि गुहा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो वे कहलाते हैं एसीलोमेट्स। ठीक है, ए का मतलब नहीं, तो ये कहलाते हैं एसीलोमेट्स। उसके बाद दूसरा जिसमें लगता है कि हुआ है लेकिन वास्तव में नहीं हुआ होता, तो उसे कहते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। और तीसरा वे सभी जीव जिनमें सीलोम यानी गुहा का फॉर्मेशन हो चुका होता है, उसे कहते हैं सीलोमेट्स। ठीक है, तो इनके आधार पर जीवों को बांटा गया। तो आगे हम चलते हैं, अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने बात कर ली है यूनिसेल्यूलर या सिंगल सेल्यूलर प्रोटोजोआ। यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं मल्टी सेल्यूलर जीवों की। ठीक, मल्टी सेल्यूलर, तो एनिमलिया के जो मल्टी सेल्यूलर हैं उनको 2 भागों में सबसे पहले बांटा गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, सेल्यूलर और टिश्यू लेवल। सेल्यूलर लेवल में एसिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, सेल्यूलर लेवल में बॉडी कैसी थी, एसिमेट्रिकल थी, कैविटी नहीं थी, और इसमें जीव कौन सा था, पोरीफेरा फाइलम। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाले जीव आ गए। तो इसमें 2 तरह की सिमेट्री हो गई, एक तो रेडियल सिमेट्री और बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के जैसे बारे में हमने क्या बताया था कि आप किधर से भी कट लगा सकते हो, तो यह सिर्फ होता है सिलेंट्रेटा के जीवों में और टिनोफोरा के जीवों में। टिनोफोरा को आपको पढ़ना नहीं होता है क्योंकि यह बस ऐसा नाम के लिए आपको बता दिया जाता है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल आपको नहीं पढ़ना होता कहीं भी। और इसमें भी सीलोम कोई यानी मतलब कोई गुहा नहीं पाई जाती, सीलोम नहीं पाया जाता। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि किस फाइलम के जीव में सीलोम नहीं पाया जाता है, या यह क्वेश्चन बनता है कि किस फाइलम से सीलोम की शुरुआत होती है, किस फाइलम के जीवों में सीलोम की शुरुआत होती है। या फिर एक क्वेश्चन बनता है स्यूडोसीलोमेट्स जीव कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखो, जो
पोरीफेरा सिलेंट्रेटा के जो जीव हैं उनमें सीलोम नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ही प्लेटीहेल्मिन्थीज तक सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। तो हमने बात कर लिया, सबसे पहले देखो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेल्यूलर और टिश्यू लेवल में डिवाइड किया गया। उसके बाद सिमेट्री की, तो 3 तरह की सिमेट्री होती है, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में सिर्फ एक तरह के जीव आ जाते हैं, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कैविटी की बात करें तो कैविटी की शुरुआत होती है एनेलिडा से, ठीक है। इनको एक रॉ में याद करना बहुत जरूरी है। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? सिलेंट्रेटा। अगर हम बात करें सिलोम की शुरुआत कहाँ से होती है? एनेलिडा से। और स्यूडोसिलोम किस में पाया जाता है? एस्के हेल्मिन्थीज के जीवों में। और सिलोम किस में नहीं पाया जाता है? तो देखो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इन चारों में ही सिलोम नहीं पाया जाता। तो एक सभी क्या होते हैं? ए सिलोमेट्स होते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान में रख लेना। और मैंने इतने इजी लैंग्वेज में समझाया कि आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो अब इनको आप लाइन से कैसे याद करोगे? तो पोप, ठीक है, पोप, ठीक। पोप का मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ पोरीफेरा, पोप सी, ठीक। प्लेट, पोप सी प्लेट, पोप ने देखा प्लेट को, तो ठीक है, पोप सी प्लेट। उसके बाद फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। देखो पोप, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज, यहाँ तक के जीवों में सिलोम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन ये पूछता है कि स्यूडोसिलोमेट्स किस में होते हैं? तो एस्केहेल्मिन्थीज में। और इन सभी जीवों को एक लाइन से याद कर लेना। उसके बाद अन्ना, आर्थो, मोल, इको, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अन्ना, आर्थो, मोल, इको, हेमिकॉर्डाटा। अन्ना, आर्थो, मोल, इको, हेमिकॉर्डाटा। अन्ना से एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद मोल से मोलस्का, इको से इकाइनोडर्माटा, और उसके बाद हेमी से हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा, ठीक। इसका आप ऐसे याद कर लो। पोप सी प्लेट विथ एस, पोप सी प्लेट विथ एस, अन्ना, आर्थो, मोल, इको, हेमिकॉर्डाटा। अन्ना, आर्थो, मोल, इको, हेमिकॉर्डाटा। आप 4-5 बार इसको बोलोगे ना, याद हो जाएगा आपको। अन्ना, आर्थो, मोल, इको, हेमिकॉर्डाटा, ओके। तो ये आप एकदम लाइन से इसको याद कर लो। और एक तरह से समझो तो ये अन्ना, अच्छा एक होता है कि पहले एनेलिडा आता है या पहले आर्थ्रोपोडा आता है। यहाँ मैं आपको अच्छे से, मैं आपको फाइलम सारे याद करवा दूंगी। तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे कि इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ना, बिल्कुल ऐसे रखा गया है। ए के बाद एन होगा और ए के बाद आर है। आर्थ्रोपोडा में ए आर और एनेलिडा में ए एन। तो पहले तो अगर डिक्शनरी में रखे तो पहले क्या आएगा? एनेलिडा आएगा और उसके बाद आर्थ्रोपोडा आएगा और उसके बाद क्या आएगा? मोलस्का। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अन्ना, आर्थो, मोल, इको, हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। हेमिकॉर्डाटा में ऑलरेडी हेमी भी आ जाता है और कॉर्डाटा भी आ जाता है। तो आप आराम से यहाँ से याद कर सकते हो। पॉप सी प्लेट, पॉप मतलब कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सी फॉर सिलेंट्रेटा, पोप आप जानते हो ईसाइयों में सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं उनको पोप कहते हैं। तो पोप सी, पोप ने देखा प्लेट, और प्लेट फुल ऑफ एस, ठीक है। उन्होंने प्लेट को देखा जो पूरी तरह से एस से भरी हुई थी। तो पोप सी प्लेट फुल ऑफ एस एन अन्ना, आर्थो, मोल, इको, हेमिकॉर्डाटा। अन्ना, आर्थो, मोल, इको, हेमिकॉर्डाटा। आई होप आप इसको याद कर लिए होगे अब तक। तो बहुत इजी है, आराम से याद कर सकते हो। अब देखो सेलेंट फीचर्स, हम इनके बारे में सबके बारे में देख लेते हैं। बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक क्वेश्चन तो सीधा पूछता है कि बताओ नाइडोब्लास्ट सेल्स किस में पाई जाती हैं?
तो नाइडोब्लास्ट सेल किसमें पाई जाती है, क्या काम होता है नाइडोब्लास्ट सेल का। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनमें पोर्स पाए जाते हैं, कैनाल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो एनस और माउथ सिंगल होता है। मतलब कि जैसे कि जो बड़े जीव हैं उनमें क्या होता है, एक एनस, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो शुरुआत माउथ से होती है, लास्ट में एनस होता है। लेकिन जो छोटे जीव है ना, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एनस और माउथ सेम होता है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लो, यहाँ से हम सैलाइंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पोरीफेरा की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका वह क्या है कि सेल्यूलर है। ठीक, बस इन्हीं का, उसके बाद बाकी आ जाते हैं टिश्यू। ठीक, अच्छा तो एक बात बताओ, अगर एक क्वेश्चन पूछता है पोरीफेरा और प्रोटोजोआ दोनों ऑप्शन में रहता है तो आप किसको लगाओगे, बताओ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऐसा जीव है जो इसमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। क्वेश्चन नहीं बनता है किस जीव में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। अब इसमें आपको दिया है अमीबा, प्रोटोजोआ, अमीबा, पोरीफेरा के जीव, सिलेंट्रेटा, और दिया हुआ है एस्कैरिस। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया कि सिर्फ वे जीव जो पोरीफेरा तक के हैं, सिर्फ उन्हीं में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। अच्छा, लेकिन एक बताओ, तो अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो वो भी तो कोशिकीय स्तर ही है ना। नहीं, वह कोशिकीय स्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ वो एक ही सेल है। कोशिकीय स्तर का मतलब होता है कि ढेर सारी कोशिकाएं एक साथ मिलके काम तो कर रही हैं, लेकिन अलग अलग कर रही हैं। ठीक है, तो कोशिकीय स्तर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा पोरीफेरा के जीव ही होंगे, प्रोटोजोआ नहीं होगा। क्योंकि प्रोटोजोआ सिंगल सेल है, एक ही सेल में सभी काम हो रहे हैं, तो उसमें कोई स्तर ही नहीं बना है, कोई लेयर ही नहीं बन रही है ना। ठीक है, तो आप आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब सिमेट्री की बात करें तो देखो, ये जो बैरियस सिमेट्री है इसका मतलब होता है ए सिमेट्री की, कोई भी इसमें सिमेट्री नहीं होती। यहाँ से कट करो, देखो कोई फायदा है, इधर मोटा इधर पतला, यहाँ से इसको कट करो बराबर में, देखो इधर मोटा कोई पतला, कहीं बड़े छेद होंगे कहीं छोटे छेद होंगे, तो कहाँ नहीं पता चलता, नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है। सीलोम की बात करें तो इसमें सीलोम होता ही नहीं है। हमने क्या बताया, एस्केहेलमिन्थीज में स्यूडोसूलोम होता है। मतलब स्यूडो का मतलब लगता है कि है लेकिन होता नहीं है। तो एस्केहेलमिन्थीज से शुरुआत होता है। तो एस्केहेलमिन्थीज के पहले वाले जितने भी जीव हैं उसमें सीलोम नहीं पाया जाता। तो उसके पहले कौन कौन से जीव हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थीज। इसमें टेनोफोरा भी आ जाता है। तो इन सब में क्या होता है कि सीलोम नहीं पाया जाता है। इसके बाद बात करें हम सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन का मतलब, केंचुआ देखा है, देखा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, केंचुए में सबने देखा होगा। तो केंचुए की बॉडी में ऐसे सेगमेंट बने होते हैं ना, या हेरोडेनेरिया को देखा होगा कभी ना कभी, तो इन सबको देखा ही होगा। तो ऐसे सेगमेंट बने होते हैं ना, तो यह सेगमेंटेशन, बॉडी का सेगमेंट, यह सेगमेंटेशन इन छोटे जीवों में नहीं सुना होता ही नहीं है। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, केंचुआ हमने कहा ना, तो केंचुआ जिस संघ में आएगा उसी संघ से। और केंचुआ किस संघ में आता है, एनेलिडा, वेरी गुड। अन्ना आर्थो, याद है ना, अन्ना आर्थो मोल इको हेमिकार्डाटा। ओके, आ जाओ, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पोरीफेरा में तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। अब बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें कोई सिस्टम ही नहीं होता भाई। सेल में कौन सा सिस्टम, ये तो तब शुरू होगा ना, सिस्टम तो तब बनेंगे ना जब टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑर्गन फॉर्मेशन होगा। बिना ऑर्गन फॉर्मेशन के एक कहाँ से बन पाएंगे। तो ऑर्गन होता ही नहीं है इसमें, तो ये भी एब्सेंट होता है। ठीक, और इसमें कैनाल्स पाए जाते हैं और वाल्स पाई जाती है। ठीक है, कैनाल्स पाए जाते हैं और पोर्स पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये है ल्यूकोसोलेनिया यानी पोरीफेरा का जीव। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी, यह सिलेंट्रेटा का जीव है। ठीक,
इनकी बात करो तो यह टिश्यू लेवल होता है। इसके पहले सेलुलर लेवल था, इसमें टिश्यू लेवल होता है। टिश्यू लेवल का मतलब होता है कोशिकाएं मिलकर एक साथ एक काम को करने के लिए निर्धारित हो चुकी होती हैं। सिमेट्री इसमें रेडियल होती है, चाहे जहां से भी कट कर लो, ऐसे कट करो वैसे कट करो, चाहे जैसे भी कट करो, या एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। सीलोम इनमें भी नहीं पाया जाता है। अब बात ही भाई स्यूडोसीलोम कहाँ से पाया जा रहा है? एस्के हेलमेंथीज से, उसके पहले नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं। सेगमेंटेशन भी नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट, और नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। यह होता है नाइडोब्लास्ट सेल। देख रहे हो ना, इसमें देख रहे हो ये क्या है, लग रहा है ना आग लगी हुई है बीच में। तो यह काम भी वही करती हैं, एक ही बार आएंगी और सामने जो जीव आया उसे टन में से मार देती हैं, और जैसे वो मारेंगी ना उसे, वो मर जाता है। देख रहे हो स्पाइक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर कितने नुकीले नुकीले, और ये देखो यहाँ पर ये मतलब झन्नाटेदार जो थप्पड़ होता है ना, वैसे ही मारती हैं। और मारते ही जो छोटा मोटा जीव होता है, इनके लेवल का जो होता है वो मर जाता है, और या फिर बेहोश हो जाता है, फिर उसे अपने अंदर ले लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक। उसके बाद टेनोफोरा की बात करें, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं होता है। इसमें टिश्यू लेवल होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, और एक सीलोम और सेगमेंटेशन नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही नहीं होते हैं। कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, इनकी खास बात यही होती है कि कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ये बॉल देख रहे हो, बॉल के साथ ये जो लगा हुआ है ये फ्लैजिला, इस फ्लैजिला में इसको बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। ये एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके जाती हैं। इसके बाद चलो बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की, ठीक है। पॉप सी प्लेट, पोप ने क्या देखा? प्लेट देखा था, ठीक। तो कौन सी प्लेट देखी थी? ऑर्गेन वाली। कौन सी प्लेट? ऑर्गेन वाली। इनका लेवल ऑफ सेगमेंटेशन की बात करें तो टिश्यू से आगे बढ़ के ऑर्गेन बन चुके होते हैं। ये जो देख रहे हो ना बड़ा सा फीता, ये देखो, ये फीता देख रहे हो ना, लग रहा है बांधने के काम आएगा। यह टेनिया सोलियम है, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज का जीव है टेनिया सोलियम। और इनमें जो बॉडी सिमेट्री होती है बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल का मतलब होता है कि अगर बीच में से यहाँ से कट करते हो तो दोनों तरफ अलग अलग तरह एक जैसे दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इनको एक से ज्यादा बार में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक बार ही डिवाइड कर सकते हो। तो यहां तक तो था। अब देखो, प्रोटोजोआ पोरीफेरा में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, और सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, टेनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज से शुरू हो जाती है बाइलैटरल सिमेट्री। तो याद रखना कि प्लेटीहेल्मिन्थीज और उसके आगे के सभी जीवों में कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलैटरल सिमेट्री। और अगर हम आगे बढ़ते हैं सीलोम की, तो प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा इसमें, और प्लेटीहेल्मिन्थीज इन सब में सीलोम नहीं पाया जाता। भाई सेगमेंट देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कटे 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 तो हैं, ठीक। तो लेकिन ये सेगमेंट नहीं माने जाते हैं, ये सेगमेंट में डिवाइड नहीं होते, सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। कहीं बीच में जैसे ऐसा फीता देखा है ना, फीता कोई भी, तो ऐसे होते हैं। तो इसमें सेगमेंट में डिवीजन अभी इनका नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन भी इनके अब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट ही होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, और इनकी बॉडी फ्लैट होती है। और यहाँ पर एक छोटा सा, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ये पतला वाला एकदम, ये शक्कर होते हैं। शक्कर मतलब किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं और खींच लेते हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक। मतलब सबके में नहीं, मोस्टली बच्चे जब इधर उधर की चीजें, बाहर की चीजें खा लेते हैं तो गंदगी में इनके स्पोर्स पड़े होते हैं, वे आ जाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में आने के बाद यह अपना विस्तार करते हैं। अच्छा, इनकी लंबाई पता है? बहुत लंबे होते हैं, 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं फीता कृमि, ठीक। बहुत लंबे होते हैं, पतले पतले से, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ना एक जगह से पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद ब्लड वगैरह जो कुछ भी होता है, खाना जो पच जाता है, पचे हुए भोजन को अपने अंदर ले लेते हैं। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या है? इनकम्प्लीट है। तो इनको कैसा भोजन चाहिए? पका पकाया, अपने अंदर पचा नहीं सकते, तो पका पकाया, बनाया हुआ, पचाया हुआ भोजन को चाहिए, ठीक है। तो ये चीजों को चूस लेते हैं बिल्कुल अंदर से, ठीक है।
तो इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है और इसमें सकर्स पाए जाते हैं। टेनिया सोलियम इसका ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। अब बात करें एस्के हेलमेंथीज की, तो पेट के जो केचुए होते हैं ना, पेट के केचुए, ये सभी आते हैं एस्के हेलमेंथीज में। ठीक है, ये है एस्के हेलमेंथीज, ये है इसका मेल और ये है फीमेल। अब तक के जीवों में मेल और फीमेल आपने पढ़ा कहीं? नहीं ना पढ़ा, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है मेल और फीमेल की। ठीक है, अब इसमें सिमेट्री होती है बाइलेटरल, मतलब बीच से, ये देख रहे हो बीच में पतली सी धारा, तो इस पतले से धागे से आप इसको काट तो सकते हो, एक बराबर भागों में दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाए, तो बाइलेटरल सिमेट्री। और सीडोसिलोम इसमें पाया जाता है, मतलब सिलोम लगता है कि है, वास्तव में नहीं होता। उसके बाद बात करें तो सेगमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। पेट के कीड़े जो होते हैं, पेट के जो केचुए होते हैं ना, उसको कहते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर इसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। इसे कई बार पता है, ये बच्चे के ना दिमाग में भी चले जाते हैं, और एक बार जब दिमाग में चले जाते हैं तो बच्चा जैसे उसका बिहेव बदल जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं हमारी जो ब्लड सिस्टम है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको ये माइंड में जाके ब्लॉक कर देते हैं, ब्रेन में जाके। तो बच्चा पागल भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो जाती है अगर इनका बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक हो जाए तो। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक, और ये ऐसे कीड़े के फॉर्म में है ही, देख ही रहे हो। इसके बाद हम आते हैं एनेलिडा पे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये तीन हमने पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्के हेलमेंथीज को पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अन्ना आर्थो की, मतलब एनेलिडा आर्थ्रोपोडा की। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू हो गया है? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। प्लेटीहेल्मिन्थीज से ऑर्गन सिस्टम शुरू हो चुका है, और सिमेट्री सब में अब बाइलेटरल ही रहेगी। और अब तक तो सिलोम नहीं था, लेकिन एस्के हेलमेंथीज में क्या था? स्यूडोसिलोम था। और अब बात कर रहे हैं हम एनेलिडा की, तो यहाँ से शुरू हो जाता है सिलोमेट्स। तो पूछा जाता है सिलोम किस फाइलम से शुरुआत होती है? सबसे पहला फाइलम कौन है जिसमें कि सिलोम पाया जाता है? तो एनेलिडा है। और यहाँ से आगे के जितने भी जीव हैं सब में सिलोम पाया जाएगा। और सिमेट्री भी हमने बता ही दिया कि अब बाइलेटरल सिमेट्री जो है वह कहाँ से उसकी शुरुआत हो जा रही है? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। ठीक, ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत और सिमेट्री की शुरुआत, इन दोनों की शुरुआत कहाँ से हो जा रही है? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। एनेलिडा से सिलोम की शुरुआत हो जा रही है, और सेगमेंटेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ सेगमेंटेशन होने लगता है। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के जीवों में सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से मोलस्का में, अभी मोलस्का दिखाएंगे तो पता चलेगा तुम्हें कि इसमें सेगमेंट हो ही नहीं सकते। जब एक बार सोचोगे ना तो दिमाग में आएगा कि इसमें सेगमेंट होंगे भला कैसे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एनेलिडा में भी डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में भी डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन दोनों में ही पाया जाता है। बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो एनेलिडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इनकी जो बॉडी होती है ना, इस बॉडी से ये क्या करते हैं कि लेते रहते हैं, मतलब त्वचा से या श्वसन करते हैं, त्वचीय श्वसन ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें बॉडी सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है रिंग की तरह। जैसे ये देख रहे हो नेरिस है, इसमें ये रिंग बनी हुई है ना ऊपर से नीचे तक की पूरी। जाड़े के दिनों में तो सॉरी बरसात के दिनों में तो खास तौर पे दिखते हैं। केचुए भी देखोगे तो ऐसे एक रिंग जैसे उनके अंदर दिखाई देता है पूरे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो ये इनमें बॉडी सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब एनेलिडा में क्या क्या हो गया? ऑर्गन बनने लगे हैं, ऑर्गन सिस्टम बनने लगे हैं, बाइलेटरल होता है, सिलोम पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, और बॉडी में गोल गोल सेगमेंट पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम तो अब कॉमन हो गया। अब इसके आगे के तो सारे जीव में ऑर्गन सिस्टम है, तो वो बताने वाली बात नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है और सिलोम भी पाया जाता है। तो ये तीन चीजें अब आगे कॉमन जैसी ही लगेंगी, लेकिन एकाइनोडर्मेटा में एक चीज हो जाती है कि सिमेट्री अलग हो जाती है। चलो बात करते हैं आगे, लेकिन उसमें भी एक जगह बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों तरह की सिमेट्री एकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। ओके, तो अब बात करें हम सिलोम की,
तो सेगमेंटेशन की, तो आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन पाया जाता है। एक खास तौर पे एक तितली देख लो, अगर तितली से समझ जाओगे, मच्छर भी देखोगे तो समझ ही जाओगे, मच्छर लेकिन मक्खी छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर इसकी बॉडी में यहाँ पर देख रहे हो गोल गोल रिंग्स टाइप, जिसको ये आराम से अपने शरीर को सिकोड़ती रहती है, थोड़ा थोड़ा फैलाती भी रहती है। तो यह सेगमेंटेशन इनमें भी पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। अब यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम सब में ही पाया जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ से कॉमन चीज हो जाती है, यहाँ से याद रखना। आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉमन हो गया, एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम कॉमन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से सबके अंदर कंप्लीट पाया जाएगा, सेगमेंटेशन भी पाया जाएगा, एक दो में नहीं पाया जाएगा। उसके बाद सीलोम की बात करें तो यहाँ से सभी जीवों में सीलोम पाया जाएगा। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ से सभी जीवों में पाई जाएगी। सिर्फ एक इकाइनोडर्माटा ऐसा होगा कि जिसमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों ही सिमेट्री पाई जाती है जीवन के अलग अलग प्रक्रियाओं में। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो यहाँ से सभी जीवों में ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीजें कॉमन है, तो अब ये हम बार बार नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। आगे देखो, आर्थ्रोपोडा की खास बात क्या होती है, इस एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल्स, ठीक है। क्यूटिकल्स के बने हुए एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। जैसे कि सुना होगा, पता होगा मच्छर में कितने दांत होते हैं? 22 दांत किसके होते हैं? क्यूटिकल्स के, और एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। और इसके साथ इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं। इनके हाथ पैर नहीं, मतलब ये चलते हैं ना, तो देखा होगा इनके पैरों को देखा होगा। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि ज्वाइंट अपेंडेजेस की, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मुड़ सकते हैं। इसके बाद बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का में घोंघा देखा है, ठीक है। ये देखो, यह ऊपर तो एक कवर होता है, ठीक है, मतलब ये बाहर एक सेल होती है ना, अधिकतर में ये सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर एक जो जीव होता है, लिबलिबा चिपचिपा सा जीव, जिसमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता है। बॉडी में कोई सेगमेंटेशन, एकदम ऐसे जैसे कि मांस का टुकड़ा कुछ ऐसा होता है, तो उसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं पाया जाता। ये पूछा जा सकता है कुछ फाइलम के नाम लेके कि किसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, तो मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। उसके बाद सीलोम गुहा और बाइलेटरल और सिमेट्री होती है, और ये ऑर्गन सिस्टम होता है। अच्छा, सिमेट्री यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी सेल के बाहर से। जब यह जीव बाहर निकलता है ना, चलने लगता है, तो फिर इसकी सिमेट्री दिखाई देती है। उसके बाद बात करें इकाइनोडर्माटा की, तो इसमें भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, एकदम लिपलिपा चिपचिपा सा ये जीव होता है। ये देखो इकाइनोडर्माटा, इसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें तो सेगमेंटेशन ही होता है, और इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है जीवन के कुछ भागों में, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं हेमिकॉर्डाटा की। हेमिकॉर्डाटा, ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला जीव, ठीक है, अभी पूरी तरह से कॉर्डाटा बना नहीं है, ठीक। तो ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट्स होता है, लेकिन सेगमेंटेशन इसमें भी नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका होता है। यहाँ पर बनाते रहे हेमिकॉर्डाटा, एक हेमिकॉर्डाटा से मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। वर्म लाइक विथ प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोबोसिस ये होता है, ये आगे वाला जो पार्ट है ना, ये प्रोबोसिस कहलाता है। अंदर इसके पाए जाते हैं कॉलर, और इधर जो पीठ, इसका पेट है ना, इसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट में ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है, सिलोमेट्स भी होते हैं, प्रेजेंट होता है इसमें सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम सभी में कंप्लीट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी कंप्लीट होता है। और कॉर्डाटा की सबसे खास बात क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब तक के जीवों में नोटोकॉर्ड नहीं था, और हमने सबसे पहले ही बताया था ना कि दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक में वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुक होते हैं और अकशेरुक होते हैं, जिसमें कशेरुक दंड पाया जाता है। तो कॉर्डाटा में कशेरुक दंड पाया जाता है, वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, और इसमें वर्टिब्रल कॉलम, बाकी में अब तक जो आपने पढ़े उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है।
गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं और फिल्स पाए जाते हैं इसमें कुछ जीवों में। चलो हम देख लेते हैं अब इसके बाद। कार्डाटा को जब बांटा गया ना तो दो भागों में बांटा गया। एक था प्रोटोकार्डाटा, एक है प्रोटोकार्डाटा और दूसरा है वर्टिब्रेटा। अब जो प्रोटोकार्डाटा है ना उसको दो तरह के भागों में बांट दिया गया, दो सब फाइलम यूरोकार्डाटा और सिफेलोकार्डाटा में। और इनकी खास बात क्या है कि देखो यूरोकार्डाटा और सिफेलोकार्डाटा में ना एक खास बात है, यहाँ पर यूरोकार्डाटा के सिर्फ जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो के जो फॉर्म में रहता है, तो इसका जो टेल है ना यहाँ, ये जो इसकी पूंछ होती है यहाँ पर, सिर्फ यहीं पर नोटोकार्ड पाया जाता है बस, और कहीं नहीं पाया जाता। सिफेलोकार्डाटा में ऊपर से नीचे तक पूरा, मतलब इसके जो जीव हैं उसमें ऊपर से नीचे तक पूरा सिफेलोकार्डाटा में नोटोकार्ड पाया जाता है। और वर्टिब्रेटा तो खास बात है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया ही जाएगा। ठीक, इसके बाद एक छोटा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज द एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा, मतलब कि एक जिसमें जॉ होते हैं और एक जिसमें जॉ नहीं होते हैं। तो जिसमें जॉ नहीं होते हैं वो है साइक्लोस्टोमाटा, क्लास में बांटा गया साइक्लोस्टोमाटा। और इसके सारे जीवों के बारे में ना हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। अगली वीडियो में हम पूरे सारे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे इससे जुड़े हुए, मतलब इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन तो हम कभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जाम्स में उनको हम लेंगे और इसका डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि आज एक बेस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और इनका डिटेल मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, छोटा चैप्टर नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक हल्का फुल्का भी आपको बता दिया है, अब इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ग्नैथोस्टोमाटा की बात करें तो अच्छा यहाँ से देख लो, एक ए फॉर नो, ए का मतलब क्या होता है नहीं, तो ए ग्नाथा का मतलब जिसमें जॉ नहीं पाई जाती है और ग्नैथोस्टोमाटा मतलब जिसमें जॉ पाई जाती है। तो इसमें पीसेज को मतलब मछलियों को रखा गया और जितने चतुष्पदीय हैं मतलब जितने भी ऐसे जीव हैं जिनमें दो हाथ दो पैर पाए जाते हैं उन सबको रखा गया। तो दो हाथ दो पैर किसमें पाए जाते हैं? अब देखो मेढक में भी होते हैं, चार पैर होते हैं। और अगर हम बात करें सरीसृप की, छिपकली की, तो उसमें भी पाए जाते हैं। अब छिपकली के साथ में एक बात आ जाती है सांप की, वो भी रेप्टाइल्स ही है लेकिन उसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। सांपों को छोड़ दें तो बाकी सब में ही चार पैर पाए जाते हैं। पक्षियों की बात करें तो उसमें भी दो पैर हमें दिखाई देते हैं और दो पंखों के रूप में बदल चुके होते हैं। और उसके बाद अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में देखो तो जितने भी ये जीव हैं जैसे हाथी है या फिर हम इंसान हैं, हम सब में दो हाथ दो पैर, मतलब हाथी के तो चार पैर हो जाते हैं और हमारे दो हाथ में बदल चुके हैं। ठीक है। और अगर हम पीसेज की दूसरी इनकी बात करें जिनमें फिन्स पाए जाते हैं तो यह है कॉन्ट्रिकथेज और ऑस्टिकथेज। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सुपर, आपको पता चल जाएगा कौन सी मछली आप खाते हो। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं कार्डाटा और नॉन कार्डाटा में क्या डिफरेंस होता है। तो कार्डाटा के पहले तक के जितने जीव थे वे सभी नॉन कार्डाटा में आते हैं। तो कार्डाटा में क्या होता है? नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कार्डाटा में नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम डॉर्सल, होलो एंड सिंगल होती है और मतलब कि एक सेंट्रल नर्व सिस्टम होती है जो ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। ऐसे समझो कि हमारे कशेरुक दंड से जुड़ी होती है जो माइंड में पहुंचती है और नीचे तक आई होती है और एक ही होती है। ठीक। और नॉन कार्डाटा की बात करें तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब शुरुआत होता है ना तो जब जहां से पाया जाता है उसमें वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। ठीक है। अगर बात करें गिल्स की तो नॉन कार्डाटा में गिल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम मछलियों की बात करें तो उसमें गिल्स पाए जाते हैं। तो मछलियां किस में आ जाती हैं? कार्डाटा में। उसके बाद बात करें हर्ट की तो देखो कार्डाटा में सब में हर्ट पाया जाता है और ये वेंट्रल होता है, लेकिन नॉन कार्डाटा में हर्ट मोस्टली तो पाया नहीं जाता है और जिनमें पाया जाता है, जो बड़े जीव हैं जिनमें पाया जाता है, वह डॉर्सल होता है। अब इन सारे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर ऐसे बहुत लंबा हो रहा था तो हमने इसको आगे के लिए रख दिया। अब बात करें टेल की तो जितने भी कार्डाटा हैं उन सब में पूंछ पाई जाती है। अब हम बात करें मानव की जिनकी पूंछ आप नहीं देख पाते हो तो यह
कशेरुक दंड का कुछ ऐसा भाग है जो अवशेषी बन के रह गया है। ठीक है, जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती है ना, 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन बाद में वे हड्डियां क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलती चली जाती हैं। तो यह पूंछ हमारे अंदर भी थी कभी पूर्वजों के अंदर, लेकिन बाद में यह एक अवशेषी अंग हो गया। जब हमने हाथों का यूज करना शुरू कर दिया, 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, तो ये खत्म हो गया। और नॉन कार्डाटा में एक पूंछ ऐसी नहीं होती है। ठीक, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, मैंने बहुत मेहनत करी है, आई होप आपको पसंद आ गया। हाँ, अगर जरा सा भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी जो भी आपको समझ। क्योंकि देखो, अगर आप पूछ लेते हो तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। अगर आप नहीं पूछोगे, नहीं जानने की कोशिश करोगे, तो आपकी कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। तो बिना शर्माए, बिना डरे, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।